आंखें भी खोलनी पड़ती हैं, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए। सूरज निकलने भर से अंधेरा नहीं जाता। कुछ नया और कुछ बेहतर करने का हमारे मन में जज्बा हो तो संभावनाएं अपार हैं। कर लिया इरादा जब ऊंची उड़ान का तो देखना है कद फिर के आसमान का। तो अपने इरादों को ऊंचा रखिए। और अब आप सभी के बीच यहाँ जो आप मंच पर देख रहे हैं, हमारे बीच फॉरेस्ट सर्विसेज में एज ए रेंज ऑफिसर जगमंडल अंजनिया और क्षेत्र का पूरा कार्य देख रहे हैं लतिका तिवारी उपाध्याय मैडम हमारे बीच में है। तो बोलना पड़ेगा क्या कि तालियां बजाओ? जोरदार तालियों से आप उन्हें आमंत्रित करिए। बहुत अच्छा मार्गदर्शन वे आपका करेंगे। धन्यवाद अखिलेश जी। सभी बच्चों से मैं निवेदन करती हूँ कि जो जो खड़े हुए हैं सब बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर। आंखें भी खोलनी पड़ती हैं, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए। सूरज निकलने भर से अंधेरा नहीं जाता। तो आप बच्चे जब सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जो ये डाइस पे डिग्निटरीज आए थे, जो आपकी काम की बातें बता रहे थे, वो कब मतलब कैसे समझ में आएंगी? इनके कहने बस से थोड़ी ना समझ में आएगी। ये लोग यहाँ आए थे इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में वो चीज नहीं पाई जो आज आप लोगों को मिल रही है। समझते हैं इस चीज को? मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जब मैं 10th क्लास में थी तब तक मेरा कोई कैरियर ओरिएंटेशन नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे किस जगह जाना है। बस ये था कि माता पिता कहते थे पढ़ने में अच्छी है तो डॉक्टर बनाएंगे, तो हमने कहा चलिए डॉक्टर बनना है मुझे। 10th क्लास तक समझ में आया कि मुझे बायो से ज्यादा मैथ्स पसंद है, तो मैंने 11th में मैथ्स ऑप्ट किया। पर चूंकि माता पिता का प्रेशर रहता है, साथ में बायो भी एडिशनल ले लिया, दोनों की तैयारी करी। तब तक सोचती थी कि मैं इंजीनियर बनूंगी क्योंकि मैथ्स लिया है, मैथ्स में अच्छी हूं तो इंजीनियरिंग अच्छा फील्ड होगा। पर कोई मुझे ऐसा बताने वाला नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूं आगे। बहुत चुनिंदा, बहुत सिलेक्टेड ऑप्शंस थे कि अगर आपने मैथ्स लिया है, तब बच्चे, मतलब जब मैं आप लोगों की उम्र की थी, 12th क्लास में थी, तो मुझे यही लगता था कि मैथ्स लिया है मतलब इंजीनियरिंग इज द ओनली ऑप्शन। अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो सिर्फ इंजीनियरिंग एक ऑप्शन होता है। बट जब मैंने 12th क्रॉस किया अपना, उसके बाद में देखा कि और क्या क्या प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, कहाँ कहाँ हम अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं, तब मैंने बीएससी को अपना ऑप्शन चुना। इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया हुआ था, उसमें सिलेक्शन भी हुआ, बट मुझे ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग के बजाय मैं अगर बीएससी में किसी स्पेसिफिक जगह पर अपना ग्रेजुएशन परस्यू करती हूँ तो मुझे शायद बेटर कैरियर ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैंने बीएससी किया मैथ्स, फिजिक्स और जियोलॉजी से। जियोलॉजी समझते हैं क्या होता है? भूगर्भ शास्त्र सुना है? भूगर्भ शास्त्र जानते हैं आप लोग? मैं नहीं जानती थी जब मैं 12th में थी, है ना? तो यही चीज, बस यही अंतर है कि ये सब आपके बीच में आए हुए हैं कि क्या ऑप्शंस और हो सकते हैं आपके लिए, वो आपको बताएं ताकि आप अपना ओरिएंटेशन फिक्स कर सकें, है ना? कहाँ जाना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो, है ना? तो चूंकि मैं इधर आई हूँ अपने फील्ड के बारे में आपको बताने के लिए, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, इसके पहले मैं ये बताऊंगी कि ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। चुने वो जो कि आपकी क्षमता, जो आपके लेवल का हो। ये ना सोचें कि हर व्यक्ति यूपीएससी क्रैक कर सकता है, हर व्यक्ति सिविल सर्विसेज में जा सकता है, हर व्यक्ति एक अधिकारी ही बन सकता है। बिल्कुल ना सोचें ये चीज, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूपीएससी कितने लोग देते हैं, मेंस कितने लोगों का, प्री कितने लोगों का निकलता है, फिर उसके बाद मेंस कितनों का निकलता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कितने शॉर्टलिस्ट होते हैं, और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन, जो ऑफिसर रैंक है वो कितनों को मिलता है ना? ये सब जानते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपनी क्षमताओं को बांध लें, मैं ये कह रही हूं कि आप अपने लेवल और आप अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़े। आपका इंटरेस्ट किस जगह है, उस जगह अपनी एनर्जी डालें, ठीक है? तो जिसको पता है कि हाँ मुझे, मेरा इंटरेस्ट यूपीएससी में है, तो मैं अपना वो लक्ष्य बनाऊं। हमेशा
एक विचार बना के चलो। विवेकानंद जी की आज जयंती है, तो उन्हीं के कुछ शब्द हैं जो मुझे बहुत प्रेरित किए हुए हैं, तो आप लोगों को सुनाऊंगी कि विवेकानंद जी कहते थे, एक विचार लो, उसे अपने आत्मसात करो, उसके बारे में सोचो, खूब सोचो, उसके बारे में सपने देखो, उस विचार को जियो, उसको अपने खून, अपने मांसपेशी, अपने दिमाग, अपने शरीर में डूब जाने दो। इतना सोचो उसके बारे में कि आपको किसी और विचार के बारे में सोचने की फुर्सत ना रहे, तब आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने लक्ष्य को नीचे करके बनाएं, बट जो आपने लक्ष्य बनाया है उसके लिए एकदम पूरे डेडिकेशन के साथ में आप उस तरफ में बढ़ें। तो एक ऐसा ऑप्शन आपके लिए पीएससीज होते हैं, यूपीएससी और पीएससी। फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास में, जो सबसे हायर है, जैसा कि कलेक्टर मैडम बता के गई है ना कि सबसे हाईएस्ट जो है वो एम आप सेट करें। उसके बाद मैं ये कह रही हूं कि उस हाईएस्ट एम के बाद आप उसके नीचे वाले ऑप्शंस को नजर में रखें। जैसे फॉरेस्ट में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए हाईएस्ट पोस्ट होती है डीएफओ की। आज आप लोगों से डीएफओ सर मुखातिब हुए थे, है ना, आप लोग मिले उनसे, तो वो आईएफएस होता है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक, इसका एग्जाम जो है वो यूपीएससी है, सेम जैसा एग्जाम आईएएस के लिए होता है, आईपीएस के लिए होता है, आईएफएस के लिए होता है, आईआरएस के लिए होता है, और भी अन्य 25 सर्विसेज है उसमें आप जा सकते हैं, बट जो टॉप हैं ये हैं। अब इसमें जो मेरिट बनती है उसके हिसाब से आपको आईएएस यानी कि कलेक्टर वाला फील्ड मिलता है, उसके बाद आईपीएस मिलता है, उसके बाद आईएफएस मिलता है। तो अगर आप डीएफओ बनना चाहते हैं, अगर फॉरेस्ट के जो निचले तबके में, मतलब 2 है फॉरेस्ट में, मेनली मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको, नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे जो हमारी फंडामेंटल इकाई है वो है फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक। इसके ऊपर में होते हैं फॉरेस्टर यानी कि वनपाल। इसके ऊपर होते हैं डेप्टी रेंज ऑफिसर या डेप्टी रेंजर, है ना, तो वो होते हैं 2 स्टार। उसके बाद में रेंज ऑफिसर होते हैं, जैसे कि मैं और विवेक सर आपके सामने बैठे हुए हैं। इसके ऊपर होते हैं एसडीओ यानी कि एसीएफ। इसके ऊपर में होते हैं डीएफओ। तो ये जो हमारा नीचे वाला पूरा स्टाफ है जो कि रेंज ऑफिसर तक का, रेंज ऑफिसर तक सारे यूनिफॉर्म पोस्ट होते हैं। यूनिफॉर्म पोस्ट रेंज, मतलब यूनिफॉर्म पोस्ट में फॉरेस्ट सर्विसेज में हाईएस्ट पोस्ट है रेंज ऑफिसर की। रेंज ऑफिसर के बाद एसडीओ से यूनिफॉर्म नहीं होती, वो सिविल में होते हैं। तो एसडीओ और डीएफओ, तो डीएफओ जो रैंक है वो आपको अगर पानी है तो आपको क्या निकालना होगा, यूपीएससी, है ना, यूपीएससी निकालेंगे। यूपीएससी का सेम प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू देना है, ठीक है। और अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में जाएंगे तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में सॉरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 2 ऑप्शंस है, एक रेंज ऑफिसर और एक होता है एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि एसडीओ। तो एसीएफ और रेंज ऑफिसर ये दोनों एक ही एग्जाम के थ्रू होते हैं। इसमें हायर मेरिट और मेरिट बेस्ड मतलब सिलेक्शन होता है। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए। ये होते हैं एसएफएस के लिए। इसके एग्जाम भी यूपीएससी जैसे स्टेट सर्विसेज के होते हैं कि पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद फिर एक चीज और होती है, वो होता है फिजिकल। रेंज ऑफिसर्स और मतलब चूंकि यूनिफॉर्म पोस्ट है ना, फिटनेस तो जरूरी है ना, तो फिटनेस चेक करने के लिए आपका एक फिजिकल एग्जाम होता है, जिसमें जितने मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको 25 किलोमीटर पैदल चाल करना होता है और फीमेल्स को 18 किलोमीटर का पैदल चाल करना होता है। मतलब जितनी फीमेल रेंज ऑफिसर बनना चाहती हैं, अगर बनना चाहती हैं तो आपको 18 किलोमीटर पैदल एक बार में चल के दिखाना पड़ेगा उनको, है ना। मैंने भी चला है सर, 25 किलोमीटर चले हैं। तो फिटनेस बहुत जरूरी है ना। इसके बाद होता है इंटरव्यू। फिजिकल के बाद में आता है इंटरव्यू। मेडिकल चेकअप होने के बाद में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके बाद जैसे जो हमारी यूनिफॉर्म पोस्ट है, इसमें सबसे नीचे वाली जो पोस्ट है वो है फॉरेस्ट गार्ड की। उसके लिए व्यापम के थ्रू सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है।
कोई भी बैकग्राउंड, सारे बैकग्राउंड वाले इसमें एलिजिबल होते हैं, चाहे कॉमर्स वाले हों, चाहे बायो के हों, चाहे मैथ्स के हों, चाहे आर्ट्स के हों, सारे सभी फॉरेस्ट गार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी जितने 12th वाले बैठे हैं, अभी मैं बता दूं आपको, व्यापम ने पोस्ट निकाली हुई है फॉरेस्ट गार्ड की, तो आप लोग दीजिए। ये मत सोचिए कि हम इसके बाद छोड़ देंगे। आप जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करेंगे, आप उतने ज्यादा निखरेंगे कंपटीशन के लिए आगे। मतलब आपको दुनियादारी में समझ में आएगा कि हाँ अभी किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है। तो सभी 12th वालों से है, मतलब 12th वालों को मेरा ये सजेशन है कि सभी फॉरेस्ट गार्ड का और भी निकले हुए हैं व्यापम में, तो वो सभी कंपटीशन एग्जाम जरूर फिलअप करेंगे, सभी देंगे पेपर, है ना। तो आप लोग ज्यादा अच्छे से तैयार हो पाएंगे उसके लिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ एसएफएस के लिए, जिसमें रेंज ऑफिसर और एसीएफ बनते हैं। तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि आपका ग्रेजुएशन साइंस से होना चाहिए। साइंस यानी या बायो साइंस हो या मैथ साइंस हो, दोनों चलेंगे, बट बीएससी होना जरूरी है, या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इसमें बीकॉम बीए वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ऐसा ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी है। तो साइंस बैकग्राउंड वाले आगे रेंज ऑफिसर मतलब स्टेट लेवल के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट जो बायो या मैथ्स के नहीं हैं 11th 12th में, वो 10th के बाद फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक स्ट्रक्चर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। इसमें आप कैसे कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, आपकी क्षमताओं के ऊपर, और आप अपना लक्ष्य क्या निर्धारित करते हैं उसके ऊपर। फिर इसके बाद मैं एक बात करना चाहूंगी कि ये तो बिल्कुल ना समझें कि पीएससी यूपीएससी यही है या सीए यही है आपके पास। सिविल सर्विसेज या किसी भी प्रकार की जो शासकीय सेवाएं हैं यही है आपके पास। जैसा अभी मैडम ने बताया, बहुत काम की बात बता रही थी स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मैं देख रही थी बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन थे फंडिंग पे, बट जब मैडम बता रही थी आपको कि आपको फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, आपको किस जगह से लोन मिल सकता है, किस जगह से आपको मिनिमम ब्याज दरों के साथ में आपकी पढ़ाई के लिए या आपके स्टार्टअप्स के लिए आपको पैसा प्राप्त होगा, उस समय आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट से नहीं सुन रहे थे। ये बहुत गलत बात है, सुनना चाहिए था, है ना। तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान दें कि कोई अगर इस प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं आपके स्कूल में, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आप अभी इस दौर में आप ये सब चीजें सुन पा रहे हैं। हम जैसे लोग नहीं सुन पा रहे थे। मुझे लगता है कि अगर मुझे 10th में किसी ने कैरियर काउंसलिंग मेरी की होती, तो शायद मैंने जैसे अपनी एनर्जी 3-4 जगह अलग अलग जगह वेस्ट करी है, वो मैं एक जगह जाती तो हो सकता है मैं आज डीएफओ होती, है ना। अगर मेरी नियति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही आना था, तो हो सकता है मैं आईएफएस निकाल लेती। तो यही है, सबसे जरूरी ये है कि आप कंसंट्रेट होके काम करें, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन रखें और एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य पर फोकस करके अपना पढ़ाई करें, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद मैं एक चीज और बोलूंगी, जैसा कि विवेकानंद जी ने ही कहा हुआ था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। अर्थ पता है सबको? नहीं पता? विवेकानंद जी ने कहा था उत्तिष्ठत यानी उठो, जागृत यानी प्राप्य वरान्य बोधत। जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक नहीं रुकना है, तब तक मेहनत करते रहना है। ठीक है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी है। ठीक है, आज सब धूप में बैठे हुए थे तो मुझे कुछ लाइनें याद आ रही थी कि कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है अक्सर, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने कैरियर के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारण करें और उस तरफ अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। 100% आप अपना फोकस जब एक लक्ष्य के लिए रखेंगे तो ये बात तय है कि आप 95% तो पाएंगे ना। 100% ना पा पाए लेकिन 95 तो आएगा, 95 आएगा पक्का ना। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, लास्टली मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। इन बच्चों में से कौन बच्चे हैं जो शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं? सब?
ओके गुड, अच्छा अमाउंट है। कौन बच्चे हैं जो प्राइवेट सर्विसेज में जाना चाहते हैं? ठीक, हंसने की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जितना स्कोप प्राइवेट का है शासकीय वालों का उसमें कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, स्कोप बहुत है प्राइवेट में। अच्छा, कौन है जो इंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, जो अपना स्टार्टअप, अपना उद्योग, अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे जरूरी है लगन, और जो भी आप लक्ष्य अपना बना के चले, भले ही स्टार्टअप हो, भले ही शासकीय सेवा हो, भले ही प्राइवेट सर्विसेज हो, जो भी आपके लक्ष्य हैं उस पर फोकस रखें, उसके प्रति पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से आप उसकी तरफ बढ़े, तभी आपको वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबके लिए ऑल द बेस्ट, सबको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं।